हेलो मित्रों नमस्कार। मित्रों नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय के इस फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में हमसे हमारे कई वरिष्ठ साहित्यकार विदा हो लिए। हालांकि वे अपने लिखे में, अपने रचे में हमारे साथ हमेशा बने रहे। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने मंजूर एहतेशाम जी पर केंद्रित एकाग्र का आयोजन किया, जिसमें 10 कार्यक्रम हुए और हमारे 14 वक्ताओं ने भाग लिया। मित्रों, स्मृति कार्यक्रम जनसुलभ पुस्तकालय पर आयोजित हो रहे हैं और उसी श्रृंखला में, उसी सिलसिले में आज हम शंख घोष जी को याद करेंगे। यह कार्यक्रम भी अगले कुछ दिनों तक चलेगा और इसमें उनसे जुड़े लोग, उनकी रचनाओं से जुड़े लोग अपनी बात रखेंगे। आज इस श्रृंखला की पहली कड़ी है और इसमें हमारे साथ जयश्री पुरवार जी जुड़ी हुई है। जयश्री जी, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम इस एकाग्र के बहाने शंख घोष के रचनात्मक अवदान को कुछ अधिक विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं से रूबरू होंगे। आप जानते हैं कि शंख घोष बांग्ला सहित पूरी भारतीयता के एक बड़े रचनाकार रहे। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे कई सम्मानों से सम्मानित शंख घोष का एक बृहत जन समुदाय पर बड़ा रचनात्मक और सार्थक प्रभाव भी रहा। वे एक विश्वसनीय आवाज के रूप में हमारे साथ बने रहे। शंख घोष का विपुल लेखन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा, दिशा दिखाता रहेगा। जयश्री उनके कार्य से जुड़ी रही हैं, उनसे उनकी कुछ भेंट है और उन्होंने उनकी कविताओं का अनुवाद किया है जो पुस्तकाकार प्रकाशित है। तो आज जयश्री उनकी कविताओं के बहाने और उनसे जुड़े विभिन्न संस्मरणों को लेकर अपनी बात रखेंगी। मित्रों, मैं यह स्क्रीन सोलो कर रहा हूं जिसमें आप जयश्री पुरवार जी को बेहतर रूप में देख पाएंगे, सुन पाएंगे। तो आइए आज से हम कुछ दिन शंख घोष जी के साथ बिताएं, उनके संसार में चलें और उनके शब्दों की दुनिया से कुछ अवगत हों, कुछ अधिक विस्तार से, कुछ अधिक सघनता से। हमारे बीच कई साथी जुड़ गए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जयश्री जी, कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। जयश्री जी। नमस्कार सभी लोगों को। जनसुलभ पुस्तकालय के आमंत्रण पर मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। बांग्ला भाषा के प्रखर कवि, अप्रतिम कवि शंख घोष और खाली कवि ही नहीं, एक महान साहित्यकार, उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। शंख घोष दादा, वो दादा के नाम से ही पूरे कोलकाता में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें हाल ही में निठुर कोरोना ने हम सब के बीच से उठा लिया। वैसे शंख घोष जैसे विशाल और
विराट व्यक्तित्व के साहित्यकार को एक संपूर्णता में प्रस्तुत करना अपने आप में कोई आसान काम नहीं है। मुझको तो लगता है ये असंभव ही है। फिर भी एक छोटा सा प्रयास है कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अपनी जानकारी मैं आप सबके सामने रखूंगी। उनकी कविताओं का मैंने अनुवाद किया है, तो कविताओं के अनुवाद का अनुभव, उनकी कविताओं के मर्म तक पहुंचने का अनुभव, उनकी भावों की अनुभूति, ये सारी बातें मेरी व्यक्तिगत धरोहर है और जिन्हें मैंने स्वयं अपने हृदय से अनुभव किया है। और इन कविताओं का अनुवाद करते समय मैं हमेशा इन बातों को ध्यान में रखती रही हूँ। तो मैं आपके सामने इनके बारे में बताते हुए शुरुआत में ये कहूँगी कि मैंने पहले खाली शंखघोष दादा के नाम के बारे में ही सुन रखा था कि एक बहुत बड़े कवि है, एक महान कवि हैं और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और वो पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं और बंगला कोलकाता में आनंद पुरस्कार है बंगाल में, तो वो भी उनको मिल चुका है। छोटी मोटी से लेकर बहुत सारे पुरस्कार वो जीत चुके थे, बहुत चर्चित और सम्मानित हैं। और इतना ही मुझको खाली जानकारी थी और मैंने उनकी कुछ कविताओं की कुछ किताबें पढ़ी, कुछ कविताओं का अनुवाद भी किया। इतनी सीमित जानकारी थी उनके बारे में मेरी। पर दिसंबर 2016 में जब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तब मैंने फेसबुक में उनके कविता पोस्ट किया जो मैंने पहले अनुवाद किया था काफी पहले। उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने प्रशंसा भी की, पर उनमें से एक कमेंट मुझको कुछ थोड़ा सा चुभ गया, अच्छा न लगा और मुझको तभी मैंने ठान लिया कि अब तो शंखघोष दादा की कविताओं का एक संकलन मुझे तैयार करना है। तो ऐसी स्थिति में मैंने शंखघोष दादा से संपर्क करने की कोशिश की। मुझको गूगल में उनका लैंडलाइन का नंबर भी मिल गया और मैंने उनको फ़ोन मिलाया। उन्होंने हमें बातें सुनी ध्यान से और उसके बाद मैंने कुछ कविताओं का अनुवाद करके उनको भेज दिया। और मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं थी कि कुछ ही समय के भीतर उन्होंने स्वयं फ़ोन करके मुझको इस बात की जानकारी दी कि आप जैसा भी चाहती हैं कर सकती हैं, करिए करिए, आप करिए, ये उनका कहना था। तो मैंने तुरंत ही उनकी कविताओं की कुछ किताबें मंगा के उनकी कविताओं का अनुवाद करना शुरू किया। शंखघोष दादा ने कहा था मेरी श्रेष्ठ कविताएं जरूर आप खरीदिएगा, तो मैंने उनकी श्रेष्ठ कविताएं मंगा ली। तो इस श्रेष्ठ कविता के बारे में आपको बताऊं, शंखघोष की श्रेष्ठ कविताएं, इसमें 350 कविताएं हैं। और जैसे कि आप लोग हिंदी किताबों में देखते हैं कि एक पेज में खाली एक कविता होती है और दूसरे पेज में दूसरे शीर्षक से कविता शुरू होती है, इसमें ऐसा नहीं था। हर कविता के खत्म होने के तुरंत बाद ही दूसरी कविता शुरू हो जाती थी। तो ये काफी मोटी किताब है, 350 कविताओं की, छोटी बड़ी कविताएं हर तरह की है। तो इनमें इस किताब में उनकी कई एक संकलन की कविताएं इसमें शामिल है। तो उन सारे संकलन की कविताओं को मैंने देखा और उसमें से कुछ कविताएं मैंने छांटी और छांटती गई और अनुवाद करती गई। तो इस कविता के संकलन के बारे में एक बात और बताऊं, ये श्रेष्ठ जो कविता का संकलन मैंने लिया, ये 16वां संस्करण था उनकी इस किताब का। तो मुझे आश्चर्य लगा कि बंगाल में कितनी ज्यादा कविताएं पढ़ी जाती है कि इतनी मोटी किताब का 16वां संस्करण छप रहा है। और खैर ये खुशी की बात थी। मैंने जब काम शुरू किया तो अनुवाद करने की मुझे बहुत बचपन से आदत रही है, तो अनुवाद को मैं एक आनंददायी कला समझती हूँ और मैं इस अनुवाद के कार्य में बिल्कुल डूब कर करती हूँ और पूरा आनंद लेती हूँ, क्योंकि डूब कर करने में अनुवाद का आनंद द्विगुणित हो जाता है। तो मैंने अधिकांश कविताओं का अनुवाद उसमें डूब कर ही किया है। अनुवाद कार्य के दौरान एक काम और मैं करती हूँ, वो है
जिनकी कविताओं, ज्यादातर मैं कविताओं का ही अनुवाद मैंने किया है, तो जिनकी कविताओं का अनुवाद मैं करती हूँ उनसे निरंतर मैं संपर्क बनाकर रखती हूँ। कहीं पर भी किसी शब्द, वाक्यांश या वाक्य विन्यास पर कोई भी शक या संदेह हुआ तो मैं तुरंत उनसे बात कर लिया करती हूँ। तो ऐसा शंख घोष दादा के साथ भी हुआ। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि हिंदी भाषा में कर्ता और क्रिया में लिंग भेद है, पर बांग्ला भाषा में ऐसा कोई लिंग भेद नहीं है। जैसे कि वह जा रही है तो लड़की है, वह जा रहा है तो लड़का है। इंग्लिश में भी शी गोज, ही गोज है, पर बांग्ला में शे जाच्छे, आप अंदाज लगाइए लड़का है या लड़की है, उसमें कोई लिंग में भी भेद नहीं, क्रिया में भी कोई अंतर नहीं है और कर्ता में भी। तो कभी कभी कविता पढ़ती है, समझ में नहीं आता था कि कोई पुरुष स्त्री से कह रहा है कि या कोई स्त्री पुरुष से कह रही है। तो ऐसे समय में भी मैं उनसे सलाह लेती थी और बात करती थी। तो इन कविताओं का अनुवाद करते हुए उनसे जब भी मैंने बात की, उन्होंने बहुत धैर्य से मेरी बातों को सुना और हमेशा हमारे बात का धैर्य से जवाब दिया। तो इन बातचीतों की जो अशेष स्मृति की जो अशेष सुरभि है वो हमेशा मेरे हृदय में और मस्तिष्क में बनी रहेगी। बांग्ला काव्य जगत में शंख घोष का योगदान अपरिमित है। उन्होंने खाली कविताएं नहीं लिखी, उन्होंने विपुल भंडार में गद्य भी लिखा और गद्य और पद्य मिलाकर उनका जो विपुल भंडार है उसको देखकर आश्चर्य होता है कि इतना सब कुछ एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कैसे लिख लिया, कर लिया। इसके अलावा शंख घोष रविंद्र विशेषज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ पर उन्होंने अलग से बहुत सारी किताबें लिखी है। तो इस तरह की कृतियां और इस तरह के योगदान बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत ध्यान से इनकी कविताओं को पढ़ा और मैंने एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कविताओं में और सभी की कविताओं में, मैं उस बात को देखना भी चाहती हूँ, वो है जन जीवन से जुड़ाव। उनकी कविताएं जन जीवन से जुड़ी हुई है, जिनको एक छोटी सी परिधि में बांटना बिल्कुल कठिन है। इनकी कविताओं में मानवीय जीवन के दृश्य परिदृश्यों की विशाल श्रृंखला है। उनकी कविताओं में हम प्रकृति भी पाते हैं और प्रेम को भी पाते हैं, और प्रकृति और प्रेम दोनों बातों को हम विविध रूपों में पाते हैं। तो ज्यादातर कवि कविताएं शुरू ही करते हैं प्रेम से या प्रकृति से। तो उनकी कविताओं में भी प्रकृति प्रेम के जो विविध रूप हम पाते हैं, उसमें प्रेम में स्त्री पुरुष का, भाई बहन का, माँ और बेटे का, या देश के प्रति प्रेम का, या फिर आम जनता के प्रति जुड़ाव का, ये सारी बातें हम पाते हैं। तो इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात, बड़ी बात उनकी कविता में और मैंने पाई कि शोषित, दलित, पीड़ित वर्गों के प्रति उनके मन में जो संवेदना है, जो सहानुभूति की भावना देखी, वो भी सब कवियों में नहीं मिल पाती। इसके बाद इतना ही नहीं, कहीं पर भी अगर अन्याय है, अत्याचार है, तो उसका विरोध करने से, उसका प्रतिवाद करने से भी शंख घोष दादा कभी नहीं चुके। तो इन सब के कारण उनकी कविताएं कुछ विशिष्ट कविताएं बन जाती है। और इन सब के साथ ही साथ एक खास बात उनकी कविताओं में मैंने और पाई, वो है व्यंग। समाज की कुरीति, कुप्रथा या सत्ता, राजनेता, राजनीति, सबके प्रति उनकी कविताओं में हम व्यंग पाते हैं। तो एक कविता का मैं उल्लेख करूंगी यहाँ पर भी, शिल्पी इस कविता का नाम है। और इस शिल्पी कविता में उन्होंने मीडिया पर व्यंग कसा है, और मीडिया पर व्यंग कसते हुए उन्होंने कहा है, इसकी हिंदी अनुवाद मैं खाली 4 पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां आपके सामने रख रही हूं। रंग मिले निरंजन, बंगला में है, मैं बंगला में खाली एक लाइन बताऊंगी। रंगे मिले निरंजन श्वास ध्वनि आर, मतलब इसका हिंदी है, ध्वनि और रंग से मिला हुआ निरंजन श्वास कुछ उड़कर चले जाते हैं
कुछ पड़े रहते हैं। उसके बाद अंतिम 2 लाइन देखिए, इसमें सार है उनकी कविता का। अपने को क्या जानते हो तुम, कितना जानते हो, इसलिए तुम वही हो जो मीडिया तुम्हें बनाती है, इसलिए तुम वही हो जो मीडिया तुम्हें बनाती है। तो जो शिल्पी शब्द है इस कविता में, शीर्षक है, वो शिल्पी शब्द का प्रयोग मीडिया के लिए ही किया गया है। मीडिया चाहे जब हमको बहुत ऊपर चढ़ा दे और चाहे जब हमको बिल्कुल नीचे गिरा दे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम, आप, नेता, कोई बड़े सेलिब्रिटी, कोई भी अपने आप को वास्तव में समझ नहीं पाते हैं। वो वास्तव में अपने बारे में कुछ जान भी नहीं पाते हैं सही ढंग से। बात असली यही है कि वो वही बन जाते हैं जो मीडिया उन्हें बनाती है। तो इस कविता के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगी उनकी कविता के बारे में, वह मानवीयता। सारी कविताएं उनकी मानवीयता की भावना से ओतप्रोत है। उनके मन में मानव के प्रति गहरा सम्मान है। मानव में समानता पर उन्होंने हमेशा बल दिया। मानव की चतुरता पर कटाक्ष किया, कुटिलता पर आक्षेप भी किया। और इन सबके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मानव इतना चतुर है कि स्वयं अपना विज्ञापन करता है, प्रचार प्रसार के द्वारा अपना नाम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। तो एक उनकी कविता है, मुख ढेके जाए विज्ञापने, ये बांग्ला है, हिंदी है इसका, चेहरा ढक जाता है विज्ञापनों से। तो उन्होंने ये कहा है कि चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे व्यापारी हो, कोई विद्यालय या विश्वविद्यालय हो, कोई बड़ा साहित्यकार हो, सब लोग अपना प्रचार प्रसार तो करना चाहते ही हैं। तो ये क्या प्रचार प्रसार है? विज्ञापन है। तो वो कहते हैं हम चाहे घर में हो, टीवी देख रहे हो या सड़क पर निकल जाए, चारों ओर हमको इश्तेहार दिखते हैं, विज्ञापन देखते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ है विज्ञापनों और इश्तेहारों की कि मेरा चेहरा ही ढक जाता है विज्ञापनों से। तो एक कविता मैं आपको सुना रही हूँ, क्या आप पसंद करेंगे कि बांग्ला में ये कविता आपके सामने रखूं? मैं बांग्ला में इसको पढ़ लेती हूँ थोड़ा संक्षेप में, उसके बाद उसका हिंदी भी आपको बताऊंगी। मुख ढेके जाए विज्ञापने, একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি তোমার জন্যে গলির কোণে, ভাবি আমার মুখ দেখাবো, মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে। একটা দুটো সহজ কথা বলবো ভাবি, চোখের আড়াল, চোখের আড়ে জৌল সেতা ঝলসে ওঠে বিজ্ঞাপনে রং বাহারে। কে কাকে ঠিক কেমন দেখে বুঝতে পারা শক্ত খুবই, হায় রে আমার বাড়িয়ে বলা, হায় রে আমার জন্মভূমি। বিকিয়ে গেছে চোখে চাওয়া তোমার সাথে ওতপ্রোত, নিয়ন লাইট, নিয়ন আলোয় পণ্য হলো যা কিছু আজ ব্যক্তিগত। মুখের কথা একলা হয়ে রইল পড়ে গলির কোণে, ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু झूलते थाके विज्ञापने। तो इसका आप हिंदी में पढ़ते हूँ आपके सामने, तो आपको आनंद आएगा इसका ज्यादा। चेहरा ढक जाता है विज्ञापनों से, अकेले ही खड़ा हूँ तुम्हारे लिए गली के कोने में, सोचता हूँ अपना चेहरा दिखाऊं पर चेहरा ढक जाता है विज्ञापनों से। कौन किसे कैसे देखता है ये कहना बहुत कठिन है, हाय रे मेरा बढ़ चढ़ कर बोलना, हाय रे मेरी जन्मभूमि। बिक गई है निगाहें मेरी तुम्हारे साथ ओतप्रोत, नियॉन लाइट में बिक गया आज जो भी था व्यक्तिगत। मुंह की बात तन्हा होकर पड़ी रही गली के कोने में, थका हुआ मेरा चेहरा केवल लटकता रहा विज्ञापनों में। तो इसका मतलब यही है, विज्ञापनों की इस दुनिया में, विज्ञापनों के इस जमाने में हमारा अपना वजूद कितना कह रह गया है। और उनकी इस कविता से ये सिद्ध होता है कि वो केवल एक कवि साहित्यकार नहीं थे, एक बहुत बड़े चिंतक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनके पास एक अच्छा अपना दर्शन भी था। शंख घोष दादा अपनी कविताओं में अपनी बेबाक उक्तियों के लिए भी जाने जाते हैं।
मतलब खरी खरी सब बातें सुना देना। और केवल बांग्ला साहित्य में नहीं, पूरे अपने देश के साहित्य जगत में उन्होंने, और बंगाल के समाज में भी उन्होंने एक आलोड़न सा पैदा कर दिया था अपनी कविताओं के माध्यम से। इतने ज्यादा चर्चित, इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे कि युवा वर्ग उनकी कविताओं को पर्ची में लिखकर अपने जेब में रखकर घुमा करते थे, और जहां पर भी अड्डा जमता था तो वे युवा अपने जेब से पर्ची निकालकर एक दूसरे को वो सुना दिया करते थे, उस पर चर्चा करते थे, विमर्श करते थे। इस तरह के अड्डे बंगाल में बहुत होते हैं, जगह जगह पर होते हैं। तो कहीं गली में, कहीं नुक्कड़ में, कहीं किसी के बैठक में, कहीं पर भी ये अड्डे वहाँ जम सकते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि इतने ज़्यादा चर्चित हो गए थे और प्रसिद्धि की इतनी ऊंचाइयां उन्होंने पा ली थी कि जन जन के गले की आवाज़ से उनकी बातें हमको सुनने को मिलती थी। शंख घोष की कविताओं का मैंने जो अनुवाद शुरू किया था 2017 में, वो नवंबर महीने में वो पुस्तक मेरी प्रकाशित हो गई थी, शंख घोष की चयनित कविताएं। तो ये है मेरी किताब, शंख घोष की चयनित कविताएं। तो इस किताब का विमोचन भी पुस्तक मेला में हुआ था जनवरी 2018 में, और वरिष्ठ कवि ओम निश्चल जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। इसमें लगभग 82 कविताएं हैं, छोटी कुछ काफी बड़ी है, और हिंदी में उनकी कविताओं का ये पहला संस्करण है। ये खास बात है, इसके पहले हिंदी में कोई उनकी कविताओं का संस्करण नहीं निकला था। खैर, उनकी इस कविता के प्रकाशन के बाद मैं हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कवि, लेखक, कला समीक्षक आदरणीय प्रयाग शुक्ल को से मिलने गई थी, उनको अपनी पुस्तक भेंट की थी। तब उन्होंने कहा था कि आपने कविताओं का तो अनुवाद कर लिया, एक बार शंख घोष दादा से मिलकर तो आइए, जरूर मिलने जाइए उन्हें। तो उसी वर्ष हम लोगों ने कोलकाता जाने का प्रोग्राम बना लिया था, और अप्रैल 2018 में हम लोग उनके घर गए थे। उनका पता पूरा मेरे पास था ही। तो समकालीन बांग्ला साहित्य के शलाका पुरुष से मिलने जाना अपने आप में एक छोटी सी बात नहीं थी, मन में बहुत भावनाएं थी। उनका पता देखकर ढूंढते हुए, कुछ भटकते हुए हम उनके घर पहुंचे थे, और उनके घर पहुंचते से पहले बहुत दिक्कत हुई उनका घर ढूंढने में। तो मैंने फिर टैक्सी रोककर एक बगल के दुकान में उतरकर उनके घर के बारे में पूछा कि इसका पता ये है, ये नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो समझ लीजिए उनकी लोकप्रियता, उस दुकानदार को सब कुछ पता था, उसने तुरंत समझा दिया अभी थोड़ी दूर और जाना है आपको, और कैसे जाना है, कैसे उनके घर तक पहुंचना है, सब कुछ। तो एक शोर शराबे वाले भीड़ भरे मोहल्ले में, एक बहुत बड़े से अपार्टमेंट में, एक बिल्कुल बहुत बड़े से एक सोसाइटी में, कॉलोनी में, बिल्कुल एक छोटे से अपार्टमेंट में शंख घोष दादा का आवास था। तो शंख घोष दादा के उस आवास में उनका ड्राइंग रूम भी बिल्कुल छोटा सा था। सारी दीवारें उनकी ठसाठस किताबों से भरी हुई थी, दीवारों में अलमारियां थी और अलमारियां सब किताबों से भरी हुई थी। उस छोटे से ड्राइंग रूम में दोनों तरफ कुर्सियां थी, एक तरफ दीवान था, बीच में छोटा सा सेंट्रल टेबल था, और बंगाली परंपरा के अनुसार उस टेबल पर एक कशीदाकारी वाली कड़ी हुई मेज कुछ बिछी हुई थी। तो हम लोग वहाँ पर बैठकर बातें करना हम लोगों ने शुरू किया, और बंगाली परंपरा के अनुसार मिष्टी जल से हम लोग का स्वागत किया गया, और मिष्टी जल के उपरांत चाय की चुस्कियों के साथ उनके साथ हम लोग की बातचीत शुरू हुई। कला साहित्य से लेकर घर परिवार तक की आत्मीय बातें उनसे होती रही। उन्होंने हमारे परिवार के बारे में भी पूछा। इस आत्मीय चर्चा के दौरान मैंने उनको अपने मोबाइल के कुछ चित्र दिखाए, मेरी बातिक पेंटिंग्स के, वो भी उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, उन्हें अच्छा भी लगा। उसके बाद
हम लोग अपने साथ दिल्ली से लड्डू ले गए थे। तो उस लड्डू के डिब्बे के बारे में उनका कहना था कि मैं तो एक लड्डू जरूर खाऊंगा। तो हम लोगों के लिए तो रसगुल्ला और चमचम आया और उनके लिए दिल्ली का लड्डू। उन्होंने लड्डू खाते हुए मजाक किया कि दिल्ली का लड्डू जो न खाए वो तो पछताए। तो वैसे वो इस तरह की मिठाई कम खाते थे, खाली छेने की मिठाई ही ज्यादातर लेते थे। खैर काफी समय तक हम लोग वहाँ बैठे रहे। उसी समय हमारे बैठे रहने के दौरान ही सिग्नेट के संपादक मित्र मोशाई भी उनसे मिलने आए, फिर चले भी गए। उसके बाद हम लोग के बिल्कुल आने का वापसी का समय था। उन्होंने एक किताब मंगाई और मुझको भेंट में दी। वो उनकी सद्य प्रकाशित किताब थी, एओ एक बैथा उपशम, ये किताब थी उनकी। ये 2018 की जनवरी में प्रकाशित हुई थी और मैं अप्रैल में गई थी। तो इस किताब को उन्होंने मुझे भेंट में दिया। उनको पार्किंसंस था तब, तो लिखते में उनके हाथ कांपते थे, फिर भी उन्होंने इस किताब में एक कोने में मेरा नाम और अपना नाम और तारीख वगैरह सब कुछ अच्छी तरह लिखकर मुझे भेंट में दी। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको प्रणाम किया। बंगाल में यही परंपरा है कि छोटे बड़ों का प्रणाम करें पहुंचते ही और फिर लौटते समय, और वो हम लोगों को बाहर तक छोड़ने आए। बाहर तक मतलब केवल दरवाजे तक नहीं, उनका अपार्टमेंट ऊपर था, सीढ़ियाँ थी, तो वो सीढ़ी तक हम लोग को छोड़ने आए और हम लोगों ने मना भी किया कि आप रहने दीजिए, बैठिए। तो बाद में ये पता चला कि ये जो सीढ़ी तक छोड़ने आने की उनकी जो आदत है वो बहुत पुरानी आदत है। और उसके बाद ये 2018 की बात थी। उसके बाद धीरे धीरे वो अस्वस्थ रहने लगे और मुझे मित्र और परिचितों ने बताया कि अभी तक वो नहीं मानते हैं, हमेशा सबको दरवाजे तक नहीं सीढ़ी तक छोड़ने के लिए आते हैं, चाहे कोई लड़का हो, युवा हो, कोई वृद्ध हो, कोई भी कुछ भी हो। शंख घोष दादा खांटी बंगाली भद्र लोग हैं, हम कह सकते हैं। जब हम लोग मिलने गए थे वो बिल्कुल कलफ लगी हुई, प्रेस की हुई सफेद धोती और कुर्ता पहनकर बैठे हुए थे। तो खांटी भद्र बंगाली भद्र लोग की तरह उनकी आदतें, उनकी बातचीत, उनकी सुरुचि संपन्नता सब कुछ उनके ड्राइंग रूम में भी झलकती थी और उनके आचरण में भी। और उनका व्यक्तित्व तो विराट था ही और दीर्घकाय थे वो। तो इस के बारे में उनका खुद का ये कहना था कि बंगाली लोग अपना बंगालीपन भूलते जा रहे हैं, बंगालित्व भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक कविता भी लिखी है इस पर, और इस कविता में मैं अंतिम 4 लाइन आपके सामने रख रही हूँ खाली उस कविता की। इस कविता में उन्होंने कहा, वह देखो, वो नीचे देखो आंखें खोलकर, कहते हुए सिरा खो जाता है उसकी बोली का। बंगाल में एक कोलकाता तो जरूर है, पर उस कोलकाता में नहीं है कहीं बंगाल। बंगाल में एक कोलकाता तो जरूर है, पर उस कोलकाता में नहीं है कहीं बंगाल। तो ये सचमुच की बात है। ये खाली हमारी अपनी एक समस्या नहीं है बंगाल की, ये हमारे सारे देशों के सारे प्रांतों की समस्याएं हैं। तो इसके बाद मैं आती हूँ 2018 के बाद। 2019-20 में वो बराबर अस्वस्थ रहे, कई बार बीमार पड़े, पर हर बार स्वस्थ होकर लौट कर आते रहे। हर बार जीत कर अस्पताल से घर वापस आए, पर अस्वस्थ होते हुए भी वो निरंतर कुछ ना कुछ लिखते रहे। अभी हाल ही की बात मैं आपको बताऊं, 2021 में मार्च महीने में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। ज्यादातर वो बोलकर ही लिखाते थे, स्वयं नहीं लिखते थे। और ये किताब बच्चों की है। हाँ, आपको बता दूं कि उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो ये किताब भी बच्चों की थी। वहां पर कोलकाता में एक संस्थान है विधान शिशु उद्यान, यहाँ पर बच्चों का पार्क भी है, लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है।
और यहाँ पर साहित्यिक गोष्ठियाँ वगैरह होती रहती है, प्रतियोगिताएं होती रहती है, और इसके अलावा यहाँ पर एक पत्रिका भी निकलती है और पुस्तकों का ये पब्लिशर भी है, प्रकाशन भी है, तो पुस्तकों का प्रकाशन भी करते हैं। तो उसके संपादक ने स्वयं गौतम तालुकदार थे, उन्होंने स्वयं जाकर शंख घोष दादा से मार्च में कहा था कि आप कुछ लिखिए। तो उन्होंने उनकी बात सुनकर लिखना शुरू कर दिया था और अपने निधन से पहले ये पुस्तक उनकी पूरी भी हो गई थी और विधान शिशु उद्यान को उन्होंने ये पुस्तक दे दी थी। तो वो किताब अभी प्रकाशनाधीन है, प्रकाशित होकर नहीं आई है। इस पुस्तक का नाम था बोंदोनार बागान, वंदना का बागीचा। तो इस वंदना के बगीचा में उन्होंने इस विधान शिशु भवन, जो बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय के नाम से संस्थापित है, विधान शिशु उद्यान के जो संरक्षक है, संस्थापक है अतुल्य घोष, के बारे में बहुत विस्तार में लिखा है। और साथ ही ये भी बताया कि मैं अपनी छोटी छोटी लड़कियों को बहुत पहले लेकर यहाँ हमेशा घुमाने के लिए आया करता था, और अब अंतिम समय में मुझे इसके बारे में लिखकर बहुत प्रसन्नता हुई। तो ये इस पुस्तक के बारे में विधान शिशु उद्यान का कहना है कि ये किताब उनका अंतिम लेखन है, अंतिम स्पर्श है और अंतिम इच्छा भी है। ये वंदना का बगीचा हम सबकी वंदना का बगीचा बन गया है। तो हम सबकी वंदना इस किताब के प्रति है, जब शंख घोष दादा हमारे बीच में नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर शंख घोष दादा को हमारे बीच से छीन ले गई, और जब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इस बार वो अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि अस्पताल के भीड़ भाड़ अव्यवस्था से तो अच्छा है मैं घर पर रहकर ही अपना इलाज कराऊंगा। तो उन्होंने घर पर रहकर ही अपना इलाज करवाया, किंतु वहाँ पर उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता गया। वृद्धावस्था के कारण भी दूसरे अनेक बीमारियां से जूझ रहे थे वो, जो चिकित्सकों की कोशिश के बावजूद 21 अप्रैल को वो सदा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए। बंगाल में और बंगाल के समाज में, बांग्ला साहित्य जगत में एक सन्नाटा सा पसर गया। प्रसिद्ध कवि जय गोस्वामी ने कहा कि साहित्य के एक महान वट वृक्ष का ये पतन है। किसी ने कहा कि बांग्ला साहित्य की ये अपूर्णीय क्षति है। किसी ने कहा बांग्ला साहित्य जगत के एक उज्जवल नक्षत्र को आज हमने खो दिया। कुछ भी हो, इस समय में हमको उनकी एक कविता बहुत याद आई। ये कविता उन्होंने एक बार लिखी थी जब वो अस्पताल से जीत कर घर आए थे, तब उन्होंने ये कविता लिखी थी। इस कविता का नाम है छुट्टी। बहुत छोटी सी कविता है, मैं पहले उसको बांग्ला में आपको पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद हिंदी में। छुट्टी হয়তো এসেছিল কিন্তু আমি দেখিনি, হয়তো এসেছিল কিন্তু আমি দেখিনি, এখন কিসে অনেক দূর চলে গেছে, যাব যাব আমি যাব, সব তো ঠিকই করা আছে, এখন কেবল বিদায় নেয়া, সবার দিকে চোখ, যাবার বেলায় প্রণাম প্রণাম। কি নাম? আমার কোনো নাম তো নেই, নৌকা বাঁধা আছে দুটি, দূরে সবাই জাল ফেলেছে সমুদ্রে, প্রণাম प्रभु प्रणाम, छुट्टी प्रभु छुट्टी। तो हिंदी में मैं इसको पढ़ रही हूँ, इतनी छोटी सी कविता है छुट्टी। तो यहाँ पर छुट्टी से मतलब ही है इस दुनिया से छुट्टी। छुट्टी शायद आई थी पर मैंने नहीं देखा, अभी वो क्या बहुत दूर चली गई, जाऊंगा 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 मैं, सब कुछ तो पहले से ही तय है, अब सिर्फ विदा लेना, सभी की ओर है दृष्टि, सब कुछ सभी की ओर है दृष्टि, चलने की बेला में प्रणाम प्रणाम। क्या नाम? मेरा तो कोई नाम नहीं है, दो नावें बधी हैं, कहीं दूर सबने जाल डाला है समुद्र में, छुट्टी प्रभु छुट्टी। तो उन्होंने ये लोग परलोक को दो नावों की तुलना की है और कहा है कि हम तो मोह जाल में, माया जाल में
अभी भी फंसे हुए हैं, परंतु चलने की बेला में सबको प्रणाम। और प्रभु, मैं छुट्टी चाहता हूँ, छुट्टी। उनके निधन के बाद इस कविता को बहुत पढ़ा गया और इस कविता को हम बहुत याद करते रहे। और अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले पुनः शंख घोष दादा को अपनी ओर से, अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका लेखन, उनकी कविताएं, उनके विचार दर्शन हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे, हर परिवेश में, हर युग में, हर काल में, हर समय में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मानवता को ही स्वीकारा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मानवता को ही प्रमुखता दी और उन्होंने सिर्फ इंसानियत को बनाए रखने के लिए, जगाए रखने के लिए ही लिखा। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद और नमस्कार सबको। मैं आपकी बातों को यहीं विराम देती हूँ।